गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों सभी को नमस्कार, सुप्रभात। कल पढ़ रहे थे हम विधान, और विधान में पढ़ रहे थे डायरी का एक पन्ना, डायरी के पन्ने जो फ्रैंक द्वारा लिखी गई थी, जो भी लड़की के द्वारा लिखा जा रहा था। और आज हम उसी को आगे करेंगे। तो आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 68 का, जो 11 अप्रैल मंगलवार का दिन था, 1944, 1944, 11 अप्रैल को उसने शुरू की। वहां से पढ़ेंगे आगे। मेरी प्यारी किट्टी, किट्टी जो इसको ही जो लिखा करती थी, किट्टी का नाम उसकी रोहन गुड़िया थी, उसके नाम से जो बड़ी प्यारी रोहन थी उसकी। मेरा सिर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, क्या लिखूं, कहाँ से शुरू करूं, क्या बात कहूं। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था, गुरुवार की बात है, सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ लिखा हुआ था, माहौल था। और शुक्रवार जो गुड फ्राइडे, हम मोनापोली खेलते रहे। शनिवार भी हम ये खेल खेले, दिन पता ही नहीं चला कैसे बीते। अर्थात मैं मोनापोली खेल में कैसे, क्या नाम से समय बीत गया पता नहीं रहा। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा, तो शनिवार की बात है, और शनिवार के दिन कोई 2 बजे के आसपास समय रहा होगा। तेज गोलीबारी शुरू हो गई, तेज गोलाबारी शुरू हो गई, लड़ाई चली गई थी, चली रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चली रहा था, उसमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई, गोलीबारी शुरू हो गई। मशीन गने युद्ध में क्या क्या होता है, कैसे चलती है, आपको ध्यान है, चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, अर्थात जो भी मर्द लोग है, पुरुष है, वो यही कह रहे थे। बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था, जो बाकी लोग अपना काम कर रहे थे, वो ज्यादा वो नहीं था, लेकिन मर्द लोग ये बात कर रहे थे कि गोलीबारी शुरू हो गई, गोलाबारी शुरू हो गई, इसमें शुरू हो गई, ये चल रहा है। तो डर होता ही है, हर आदमी डर होता है, कहाँ बम गिर जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, कौन मर जाए, कौन क्या हो जाए। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। पीटर जो उसका दोस्त था, वो 4:30 बजे के आसपास रविवार के दिन उससे मिलने को वहां पहुंचा। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाले अटारी पर चले गए, जहाँ पर सामने अटारी थी हमारी, उस अटारी पर हम पहुंच गए 5:15 बजे। वहां हम 6 बजे तक रहे, अर्थात 4:15 से 2:15 बजे हम साथ बैठे बातचीत करने। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मौजदार संगीत बज रहा था, और उसके बाद जो रेडियो चल रहा था, उस रेडियो पर क्या नाम से वो यहूदी संगीत है, वो चल रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत अच्छे लगे, अर्थात जो रात में चलने वाले राग हैं, जो रात में चलने वाले जो राग सुनाई देते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं रसोई में तो संगीत सुन नहीं पाती, अर्थात रसोई के काम होता है, काम में होते हैं, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराई में पता लगाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान कर पाया था, वहां स्नान करना भी पेशेंट है, रोज सुबह उठ रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से आ रहे हो रहे, जैसा जो समय मिल गया है, जो मौका मिल गया तो स्नान कर लिया। तो क्या नाम से वो रविवार के दिन पीटर ने स्नान किया। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा पड़ा हुआ था, जो भी नहाने का बर्तन था, उस बर्तन को क्या नाम से नीचे रखा हुआ था। और हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ थे, अर्थात जो अटारी है ऊपर एक कपड़ा था, वहां पर दोनों एक साथ बैठे, हम दोनों आराम से बैठ सके, अर्थात वहां पर हमने आराम से बैठने की बातें की। इसलिए मुझे जो भी कुछ सामने नजर आया, मेरे ऊपर लेटी गई, बैठने के लिए वो मुझे मिला, मेरे ऊपर लेटी गई। हम एक पेटी पर बैठ गए, अर्थात एक जगह पर वो बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वो पेटी बहुत छोटी थी, और दूसरे कुशन बहुत छोटा था। कुशन पेट कटी जाती है, वो पेटी भी छोटी थी, कुशन छोटा था, तो आराम से नहीं बैठ पाए, लेकिन बैठे थे। अब हुआ यह कि एक तो वो पेटी बहुत छोटी थी, और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठ गए, बिल्कुल जगह करके हम वहां पर बैठ गए। सहारा लेने के लिए हम
हमारे पीछे 2 और बेटियां थी। ठीक, मौस की हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ ही थी। मौस कोई हुई उसके साथ वो भी थी। अचानक पौने 9 बजे, रात की 9 बजे, 7:15 हुई है, 9 बज गए। 9 बजे के आसपास अचानक मिस्टर वानदार जो उनके साथी थे ने सीटी बजाई। सीटी बजाई है मतलब आवाज बोल के भी नहीं, कुछ बातें इशारों में किया गया करते, सीटी बजा करके जैसे भी समझ जाता है। और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशल तो नहीं ले गए। मिस्टर डसेल की बात के सामने थे तो उनका कुशल उठा करके वो ऊपर नहीं ले गए आए। हम कूदे और कुशल लेकर सीधे नीचे आ गए। हालांकि वो लेके गए थे, लेकर के वापस नीचे करके वापस आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदार हमारे साथ थे। ये कुशन ही सारे जगह की जगह था। कुशन जो भी ले गए थे वो बैठने का, वो क्या नाम था, उनकी लड़ाई का कारण था। ये कुशन ही सारे जगह था। डसेल इसलिए खपा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई जिसे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिया पर टिप्स चिपक जाएंगे, टिश्यू चिपक जाएंगे, मतलब बड़े अपने पास थे लेकिन उठा लगे। उन्होंने सारे घर का सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका खाना लाए थे। क्या कौन ले गया, कहाँ ले गया, मिला नहीं। वो बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े उछेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हम ये ब्रुश निकाल लेने पड़ेंगे। इस छोटे से प्रश्न पर हम हंसते हंसते लौट हो गए। हंसी वाली बात नहीं, फिर कुछ प्रश्न से गुस्सारी उसके अंदर वो फिर उन्होंने कहा कि वो लेके जा रहे हैं, निकालना पड़ा उनको। तो इस चक्कर में उनको मजाक भी कुछ हो रही थी, लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी खत्म हो गया क्योंकि हंसी मजाक कर रहे थे, खत्म हो गया। जैसे 9:30 बजे पीटर ने होले से दरवाजा खटखटाया, धीरे से खोले थे, और पापा से कहा, मेरे पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आए। उनको बुलाया उनको। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। अंग्रेजी और कठिन वाक्य को समझ नहीं आ रहा है, उसका अर्थ उनसे पूछना है, इसलिए पापा को उसने पीटर ने तो बुलाया। लेकिन जब इस तरह की बातें होती है तो मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। इनको क्या लग रहा है, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, खास कोई दाल साफ साफ नजर नहीं आ रही, कहीं गड़बड़ है, कहीं तो लफड़ा है। मैंने मारगोट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बात से बात कही है, अर्थात वो तो बहाना है केवल अक्षर का जो अर्थ पूछना, लेकिन बात और कोई है, इसलिए किसी और बात के लिए पीटर ने पापा को ऊपर बुलाया है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है। अर्थात सेंधमारी मतलब कौन कहाँ है, क्या है, एक दूसरी खबरें एक दूसरे को तक दी जा रही है। पिताजी मिस्टर वानदार और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। नीचे आ गए वो। मारगोट, माँ, मिसेज वानदार और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। 4 दरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती है और कर भी क्या सकती है, जो भी करना मर्दों करना है वो मर्द जो औरतों को बताते हैं वही करती है। तो हम 3-4 औरतें रह गई और वहाँ पर कर भी क्या सकते थे। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगे। धमाका जो मशीन में चल रही थी, बम डाले जा रहे थे उनके लिए। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। क्या सोच रही थी? सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया, सब शांति हो गई। बम चलती आवाज, इसी तरह की आवाज है। घड़ी ने 9:45 बजाए। घड़ी थी उसके अंदर 10 बजे रात को। हमारे चेहरों का रंग उठ चुका था, जैसे बम चल रहे, बमबारी हो रही है, उनकी आवाज सुन करके हमारे चेहरे रंग उड़ गया, हताश हो गए, निराश हो गए। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, का माहौल था, एप्लीकेशन क्या हो जाए क्या नहीं जाए, इसलिए एप्लीकेशन डर होता ही है। हम शांत बने रहे, कर भी क्या सकते हैं, इसके अलावा कारण था उसका। आदमी लोग कहाँ थे, धमाके की आवाज कैसी थी, क्या वे लोग सेंधमारी के साथ लड़ रहे थे?
हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे, हम सिर्फ इंतजार कर रहे सकते थे। पापा जो लोगों के पास आए तो खबर दे, उसी बात का हमको इंतजार था और हम के अलावा महिलाएं कर भी कैसे। 10 बजे, 10 बजे के आसपास में हो गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आ रही थी, चढ़ने की आवाजें, कदमों की आवाजें आई थी, चढ़ने की आवाजें आई थी। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। पापा बहुत निराश थे, बहुत उदास थे और उनका चेहरा वो पीला पड़ा हुआ था। वे नर्वस थे, बहुत हताश थे, बहुत उदास थे। पहले वे भीतर आए हैं, पहले अंदर आए और उसके पीछे मिस्टर वानदार बत्तियां बंद कर दो है, बत्तियां जो जला लगा लाइट है बंद करने के बोला। दबे पाओ ऊपर वाले मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। किसी ने कह दिया है कि यहूदी परिवार वाला रुका हुआ है, तो हो सकता है कि हमारे बारे में भनक लग गई, खबर लग गई, तो पुलिस हमको हमकी भी आ सकती है। इसलिए जो हमारे जो बत्तियां हैं, लाइट है, उनको बंद कर दो। जो बात को उसके पापा ने, के पापा ने ऐसा बोला। ठीक है, तो पुलिस के आने की आशंका, पुलिस आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था, क्या डरे। बत्तियां बुझा दी गई थी, बत्तियां बुझती गई, लाइटें बंद कर दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। जैकेट से करके हम चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर के बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था, कोई नहीं था वहाँ आने जाने वाला, उनके अलावा बाहर है वह ज्ञातवास में थे कि क्या हो रहा है शहर में, क्या खबर है, क्या कौन किसने क्या सेलमानी की है, किसने क्या बताया हमारे बारे में, ऐसी जानकारी हमको नहीं मिल रही थी। मर्द लोग वापस नीचे आ चुके थे, जो मर्द दूसरे उठार नीचे आ गए थे। वे चारों 10:10 तक वापस नहीं आएगा। 7:10 हो गए, फिर चारों पर नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। जो लोग हैं वो खिड़की है, उससे बाहर देखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जम दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक शॉट डाल दिया था। जलाया जाती है और बैटरी से जब बंद कर देते हैं तो उस पर शॉट डाल दिया, डालने से वजह हो गया ना। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ। तो जाके उन्होंने कोई बात बताई। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था, पीटर अभी सीढ़ियों पर चढ़ रहा था जब उसने जोर के 2 धमाके सुने। जोर के 2 धमाके उठे तो वो सीढ़ी में चल रहा था। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से वाइट कलर का आधा पत्ता गाया गया। लकड़ी का लगाया जाता है, वह उड़ गया। वह लपक कर ऊपर आया और होमगार्ड को शुक्र किया, जो होमगार्ड का शुक्र किया कि वहाँ का आधा पत्ता उठ गया है, उसको देखो। वे चारों लपके लपके नीचे गए, दौड़ते हुए वापस नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेनमार अपने धंधे में लगे हुए थे। जो भी सेनमार करने वाले थे, बताने वाले, जो भी खबर देने वाले है, वह भी अपने काम में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वानदार चिल्लाए। क्या चिल्लाए? पुलिस, पुलिस, जोर से। बाहर भागने की आवाज आई। वो बाहर भागने निकले। सेनमार भाग चुके थे, सेनमार वहां से निकल चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैंग का पता न चले कि यहाँ को घेरा हुआ है, कोई रुका हुआ है। इसलिए जो फट्टे जो खुला हुआ था उस फट्टे को वापस लगा दिया गया। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया, फिर वापस नीचे गिर गया फट्टा है। पुरुष लोग सेनवारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वानदान और पेट गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर दबाया गया और एक बार फिर उसका इतिहास निश्चित कर दिया गया, क्योंकि बाहर की तरफ से एक आदमी और एक और टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दी। वहां से देख दिखाई कि आदमी बोल रही है उनके हाथ में और रोशनी डाल के ला रहे हैं। क्या मुसीबत है? उन आदमियों में से एक गुनगुनाया, उनमें से बोला कि क्या हो रहा है, क्या मुसीबत है। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेनमारों वाले हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आ गए। डसेल और मिस्टर वानदान ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई और प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका।
आखिरकार चारों मुकेश के पीछे पहुंचे सफल हो ही गए। तुम्हारी क्या नाम से यहाँ तक हो गया ये पत्र। और अगला पत्र है जो क्या नाम से वो है मंगलवार 13 जून 1944, यानी चिट्ठी नाम से फिर उसने लिखा, मेरा एक जन्मदिन गुजर गया है, अर्थात एक जो बर्थडे है वो निकल गई है। इस हिसाब से मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। आज में मेरी उम्र है 15 साल पूरी कर ली है मैंने। मुझे काफी सारे उपहार मिले, हर लोगों ने मुझे कई तरह की भेंट दी है, किसने क्या दिया किसने क्या दिया। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक दी, चड्डियों का एक सेट मिला, 2 बेल्टें मिली, एक रुमाल, दही की 2 कटोरे, जेम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की किताब भी दी गई, मार्गोट ऋषि बैंती की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट दिया गया, वानदान परिवार की ओर से एक स्टिकर एल्बम, डसेर की तरफ से बायोबाल्ट और मीठे मटर, मिएप की तरफ से मिठाई, बेप की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए काफियां, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का जबरदस्त खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार उठाने में ही अच्छी खासी मदद करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा नहीं पाया, क्योंकि वहां तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए आना जाना, निकलना, सामान को लाना खरीदना। ये भी उसने प्रयास करके जो भी लिया है वो बड़ी मन की बात है, कोशिश की बात है। बेहद खराब मौसम था, लगातार बारिशें हवाएं चल रही है, उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके जा रहे थे। बारिश आ रही थी, उफान आ रहा था नदियों में, और समुद्र का में उफान आ रहा था, हमले के बावजूद उनके ऊपर के आराम से हमले जो हो रहे थे, ये सब तरह का डर उनके दिमाग में बैठा हुआ था। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं, उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी थे। कल चर्चिल, स्मट्स, आइजनहावर तथा आर्मोर्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया था। ये जो चर्चिल वाला जो प्राइम मिनिस्टर थे वो, और स्मट्स जो भी वहाँ के अधिकारी थे, नेता लोग थे, ये कह रहा थे प्रभारी थे। ये चर्चिल एक टारपीडो नाव में थे, इससे तटों पर गोलीबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर, चर्चिल तो बहुत बहादुर व्यक्ति थे, वो जानते थे डर क्या होता है, डर किसे कहते हैं। ये हाँ, हमारी एनेक्सी की कितेबंदी से 10 लोगों के मूड की था पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग थे ये दावा करते फिर रहे थे कि ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर है। उनके तर्क का कारण इतना भर है, ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और हॉलैंड की तरह को आजाद कराने के लिए, हॉलैंड को आजाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों के साथ उसके लिए आगे आना चाहिए। अर्थात लोग ऐसा कर रहे थे, ये ब्रिटिश को ऐसा करना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आजाद कराना चाहिए। अर्थात हॉलैंड को आजाद कराना ही है, लेकिन हॉलैंड के साथ साथ जो अन्य देश है जिनको भी आजाद कराने की लड़ाई लड़ी जा रही है वो भी चाहिए। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए, ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश की सेनाओं को वापस बुलानी चाहिए। इसके बजाय होनी चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़कर माफी मांगे, डच ईस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके टूटे हारे और लूटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाए। अर्थात वापस जहाँ से है वहां पर वही चले जाए माफी मांग करके। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है, मुफ्त तो हर जगह होते हैं, हर दुनिया में एक मुकाबला। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार 10 लोगों की भी कमी नहीं है।
अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका था है? और तब ये होना ही समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे ही सभी 10 लोग जो अभी भी ब्रिटिश की को हिराकत से देखते हैं, हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं। उसके उड़ाते लार्डों की सरकार उतारने मारते जो बोलते हैं वहाँ के लार्ड हो गए, लार्ड और लार्ड साहब भी बोलते हैं, लार्ड क्लाइव, लार्ड जो अपने हिंदुस्तान में आए ऐसे लार्ड हर जगह तैनात थे उन्हें कायर कहते हैं। इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, जर्मनी के लोगों से नफरत करते हैं। एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है, उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे और उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। अगर मैं ऐसा सोचती रहती हूँ, इस तरह की इच्छाएं विचार आते रहते हैं। मैं सच में ऊपर उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं, अर्थात घमंडी तो हूँ नहीं, लेकिन लोग मुझे घमंडी समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ, अर्थात जो मेरे अंदर कमजोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको मैं समझती हूँ, जानती हूँ। लेकिन एक फर्क है, मैं जानती हूँ कि खुद को बदलना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बदलूँ, अपने स्वभाव में अंतर लाऊं, बदलूंगी और काफी हद तक बदल चुकी हूँ, बदलूंगी, बदल भी रही हूँ और काफी हद तक मैं बदल चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 बार का समझने वाले क्यों मानते हैं? फिर मेरे प्रति लोगों के मन में जो भावना है, जो विचारधारा है, वैसा क्यों है? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं अक्खड़ स्वभाव की हूँ? क्या मैं ही अकेले अक्खड़ हूँ या ये सब है कि है? या तो मैं हूँ या सभी है? ये सब वाहियात लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाले नहीं हूँ। ये वाक्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले 2 लोग हैं, मिसेज वान दान और ढसेल। यही ज्यादा मेरे ऊपर क्या नाम से किटाकसी करते हैं, मुक्ता करते हैं या जो भी बात करते हैं। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितनी जड़बुद्धि है, अर्थात जड़बुद्धि होते हैं, बहुत बुद्धि बुलंद या दिमाग नहीं वाले हैं। मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मूर्ख है जिनके आगे किसी प्रकार की कोई विशेषण लगाने की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते, अर्थात जो मूर्ख लोग हैं वह ऐसा सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए। अर्थात वही समझदार है, जो मूर्ख है, जो काम कर रहे हैं वो समझते हैं कि हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। और इसका से सबसे बढ़िया उदाहरण ये 2 जड़मती है। कौन कौन? मिस्टर वानदान और मिस्टर दसेल। मिसेज वानदान और मूर्खाधिराज दसेल। मूर्खाधिराज मूर्खों के राजा दसेल कहा गया। मिसेज वानदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती है क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों के शिकार नहीं हूँ, जितने बीमार रहते हैं, बीमारियां उनको लग रही है, उतनी बीमारियां मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं मूर्ख नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती है क्योंकि वे मुझसे भी ज्यादा अक्खड़ है, जो ज्यादा अक्खड़ होता है उसको अक्खड़ समझता है। वे समझते हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई है, ताकि होता है पहनना नहीं पाते हैं, बड़ी होगी, बड़ी होती है, छोटी पड़ गई, क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज्यादा छोटी पड़ गई है और उनके भी साथ यही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। और वे समझते हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही 30 बार का समझती हूँ, मुझे समझती है कि मैं ज्यादा समझदार समझती हूँ, अपने आप को 30 बार का समझती हूँ, क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज्यादा बोलती है। कोई विषय हो तो उस पर ज्यादा विचार रखती है, ज्यादा बोलती है ना, जिनके बारे में वे खास भी नहीं जानती। यह बात दसेल पर भी फिट होती है, अर्थात यही बात जो दसेल साहब है उनके साथी, उन पर भी फिट होती है। लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहाँ आग होगी धुआं धुआं होगा, का जहाँ कहावत है मुहावरा है, ये कहावत कह सकते हैं कि जहाँ आग जलती है वहाँ धुआं निकलता है। और जैसा मैं करते हूँ तो मेरे बारे में सोचते होंगे, और मुझे ये मानने में रखते हुए संकोच नहीं है, और मैं ऐसा मानती भी हूँ कि ऐसा होता है।
कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाह देना शुरू कर देती है तो उनके उपदेशों को कोट ले इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है कि क्या सलाह दे रही है, क्या कर रही है, कैसे होगी इससे मुक्ति। आता मुझे कब इससे मुक्ति मिलेगी जब तक इनका वही परिणाम सामने नहीं आ लग जाता। मुझे कोई नहीं समझता ऐसा, मेरी बात को, मेरी भावनाओं को कोई यहाँ पर समझ नहीं रहा है। ये वाक्य मेरा हिस्सा है, ये वाक्य जो कह रही हूँ मेरा जीवन का हिस्सा है। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे हो जाती हूँ कि सांत्वना के प्रबोध सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझसे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला, इसलिए तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोच रहे हैरान हो रही हो। नहीं क्या आज पीटर के बारे में जो बात कर रही हूँ बताती हूँ, वह उसके बारे में हैरान होती होगी। किट्टी किट्टी तो जानती हो कि किट्टी क्या हैरान होगी और बुढ़िया हो। मैं मानती हूँ कि ये सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है पीटर को। गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। अर्थात जिस प्रकार से एक गर्लफ्रेंड वो रखना अलग है, एक दोस्त होना अलग चीज है। उसका स्नेह दिन भर बढ़ता ही जा रहा है, अर्थात मेरे प्रति प्यार है बढ़ता जा रहा है। लेकिन कई बार कोई रहस्यमय ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह से प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बड़ा जगह बता रही हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। इसका कारण यह कि अगर मैं उसके कमरे में एक दो दिन के लिए न जा पाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। स्वभाव होता है कोई किसी की विचार करता है, कोई दूसरी की बात करता है, तो धर्म के प्रति उसकी विचार सही नहीं है। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कभी झगड़ेंगे नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे नहीं। जैसा भी उसका स्वभाव और जैसा भी उसकी नेचर है, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे, उस बात पर हमेशा कायम रहेंगे। पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आते हैं। वो अच्छा व्यक्ति है, शांति प्रिय है, सहन शक्ति है उसके अंदर और बहुत ही सहज आत्मा वाला है। वह मुझे कई ऐसी बातें में कह लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाजत नहीं देता। ऐसी बातें जो उसकी मम्मी उसको नहीं कहती है लेकिन वह उसके लिए कह देता है। वह दृढ़ निश्चय होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्जामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज का मैसेज कर लाए। उसके बावजूद वह अपने भीतर ईश्वर को मुझसे छुपाता हुआ क्यों है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज्यादा गुना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ। हालांकि मुझ पर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि कुछ भी जानना चाहिए वो व्यक्ति नहीं जानती व्यवहार में कि कई बार ऐसे घूमने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की चाह के लिए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील वर्ष कनेक्शन में बिताए, अर्थात जो भी हम बात करते थे, क्या करते चिंता करते थे, वो हमने इलेक्शन बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं कि भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या होगा, भूत कैसा रहा। लेकिन ऐसा जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं अक्सर चीज की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वो मौजूद है। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली, काफी समय से मैं देख रही हूँ क्या स्वास्थ्य में रही हूँ और प्रकृति के लिए पागल हो जा रही हूँ। मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज, चांदनी और खिलती कलियां, इन चीजों ने मुझे कभी भी अपने जादू से नहीं बांधा होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीजें बदल गई है। यहाँ ज्ञानवास आने के बाद मुझे कुछ भी बाहर की प्रकृति के बारे में पता नहीं हुई। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी।
मैं रात के 11:30 बजे तक तपस्या खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले की मुझे पर अच्छी तरह से चांद को देख सकूं। अफसोस, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार गई। दौड़ इतनी ज्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात में ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया था, मैं वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी, तेज हवाएं चल रही थी, बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी। इस सारे नजारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में ये पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाहत लगातार बढ़ती जा रही थी। तब मुझे चोर, उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस की छवि का डर नहीं रहा था। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई और प्राइवेट से प्रकृति के नजारे देखती रही थी। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है, कई लोग समय समय पर तारे भरे आसमान के तले सोते हैं, और कई लोग अस्पताल और जेलों में की राह देखते हैं कि ये कब आजाद होंगे और फिर से प्रकृति के छोटे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब और अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। ये मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरह देखकर मुझे शांति और आशा की भावना से सरोवर कर देता है। ये बैलेरिन या ब्राह्मणों की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दवा प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है, और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाता हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा ये है कि कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं महल से टिकट हुई खिड़कियों में फंसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। ऐसी मतलब थोड़ा अपना जो जीवन है अपने बारे में जो अज्ञातवाद भूमिगत होने का जो घटना है वो बता दी है। इस तरह से देखने में आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं है। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है, अभी भी समझा जाता है कि कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी सही है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों यहूदियों के साथ ऐसा किया जा रहा है। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में सारे रूप से ज्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आया करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहते चली आ रही हैं, जो कि बेवकूफी थी, क्योंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, ये उतनी गहराई से अपनी जगह जमाने चली गई। आज भी ये हो रहा है, आज भी कुछ के हाथ में हुआ है। तो वहाँ किसी शिक्षा, काम और प्रकृति ने औरतों की आंखें खोली है। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने, कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत है। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं, और होने पूरा गलत है आज ही, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महापुरुषों का ही हक रहे, महिलाओं को पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वैसे वंचित है। ऐसा महिलाओं को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना पुरुषों को सम्मान मिलता है। उन्हें अपने हिस्से का सम्मान नहीं मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलग किया जाता है, उन्हें अमर वर्ण आने तक का सूर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को विषय नहीं कर देते हैं। आज नहीं हो रहा है, अब तो फिर कई देशों में हो रहा है। कई देशों में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है कि जैसे कि महिला श्रीराम काम कर रही है और उनको भी बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था, मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में रहने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और त्रास झेलना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देने के समय झेलती है। अर्थात वही पीड़ा के साथ महिलाओं को भी झेलनी पड़ती है जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे कुछ क्या मिलता है। जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकार खो देता है तो एक तक किया जाता है, उसके बच्चे से छोड़ देते हैं, उसका सौंदर्य सुविधा दे देता है।
औरत हो ही तो जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है, संघर्ष करती है, बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खटती है। क्या मिलता है उसको? बच्चे पैदा करना, उसके बाद क्या नाम से उसका सौंदर्य चला जाता है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डिग्री हारने वाले सारे सिपाही तो फिर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूरा चल रहा है, लेकिन उनको सम्मान मिलना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि ऐसा करें और वह इस वजह से उन्हें ये काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज की भ्रष्टा करती हूँ वह है हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की भर्त्सना करती हूँ जो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि समाज में औरतों खूबसूरत और सुंदर औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल द इससे पूरी तरह सहमत हूँ। कौन किताब? मौत के खिलाफ मनुष्य। जब वे कहते हैं कि पुरुषों को ये बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन विषयों को हम सबसे करते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से काफी गुजरना पड़ता है। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये मानकर बदल चुकी होंगी कि बच्चे पैदा करने औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना के किरदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उपरी किए बिना, एक लंबे चौड़े मकानों के बिना ये तकलीफ है, तुम्हारी अहम है। इसका अनुवाद क्या है? सूरज प्रकाश जी। तो इस प्रकार से यहाँ पाठ आपका पूरा हो गया है। आज हमने पढ़ा है इसको, तो इसको कोई प्रश्न है, कोई बात है तो जब मिलेंगे क्या नाम से 18 के बाद तो बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको एक बार और रिवाइज करें, पढ़ें इसको, और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको पूछें। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखें।